हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और इससे अच्छी शुरुआत क्या होगी हफ्ते की जब 24,600 के पार निफ्टी ने आज नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। 24,611 ये आज का इंट्राडे हाई रहा है। हालांकि अभी 24,600 के नीचे जरूर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,590 का लेवल है और करीब करीब 0.25% ऊपर 88 अंकों की बढ़त निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में हालांकि थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आपस में गुत्थम गुत्थी चल रही है। 1434 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1146 शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन मजबूती कहाँ देखने को मिल रही है? मजबूती आज हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स में दोबारा एक बार फिर से थोड़ी सी रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कहाँ अच्छी मजबूती है? ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर करीब 1.25% ऊपर है। इसके अलावा मीडिया शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। प्राइवेट बैंक थोड़ी सी सुस्ती अवश्य दिखा रहे हैं, लेकिन आईटी शेयरों की रिकवरी लगातार जारी है। रियल्टी में अच्छी खरीदारी है 1.5-2% के आसपास की। वहीं अगर हम फार्मा की देखें तो फार्मा भी आज लीड करता हुआ 1.5% से ज़्यादा की मजबूती फार्मा इंडेक्स में देखने को मिल रही है और साथ ही साथ तेल गैस शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या अब ये मान के चलें कि बजट तक बाजार की दिशा ऐसी ही देखने को मिलेगी? और सेक्टर कौन से चलेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वही सेक्टर वही थीम चलती हुई दिखाई दे रही है जिस पर कि हम आज से 4 महीने 5 महीने पहले बात कर रहे थे। तो क्या अपने सेक्टर रोटेशन का वक्त आया है या उन्हीं सेक्टर्स के साथ बने रहना चाहिए? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पिछले पूरे हफ्ते मैसेजेस की बाढ़ लगी रही, लोग बार बार पूछ रहे थे अब आते क्यों नहीं हैं, क्या आना बंद कर दिया है। मैंने उनको बार बार बताया भी कि नहीं, एक हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते आ जाएंगे। लेकिन लोगों के सवाल और लोगों का जो आपके प्रति प्रेम है वो लगातार हम देख रहे थे कि मैसेजेस के माध्यम से देखने को मिल रहा था। खैर, आप आ गए हैं तो सैकड़ों की संख्या में सवाल पहले से आ गए हैं, लेकिन आपकी टिप्पणी पहले बाजार पर। अब बजट के बहुत नज़दीक हम पहुँच चुके हैं और क्या अभी भी जो थीम चल रही थी, जो चाहे पावर क्षेत्र की हो, रेलवे की हो, डिफेंस स्टॉक की हो, वो सब लोगों के तमाम मना करने के बावजूद ये शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को इस समय? देखिए, आते हैं तो सबसे पहले तो क्षमा मांग लूं, लेकिन क्षमा मांगने से पहले एक ट्रेड बता देता हूं। इस बिल्कुल। समय जो लोग ऑप्शन ट्रेड देख रहे हैं वो लोग 24,450 का ऑप्शन चल रहा है 202 रुपए से 203 रुपए के बीच में, और करनी है इसकी खरीदारी। और टारगेट रखना है इसका 235 और 255 रुपए का। स्टॉप लॉस बनता है 174 रुपए का, 172 रुपए का। तो पहला, तब तक जब तक बात करते हैं ट्रेड लीजिए और फिर आपको रीजंस बताते हैं कि थोड़ी लंबी छुट्टियां हो गई, क्यों हम लोग अभी मिल नहीं पाए। फिलहाल तो अभी निफ्टी की बात करें तो मार्केट तेज है, रिस्क आने के यहाँ पर बहुत कुछ चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। निफ्टी जो इस समय 24,600 के 600 के पास स्ट्रगल कर रही है, वो अपसाइड पे टारगेट आपको 24,680 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। और ऑप्शन ट्रेड के लिए आप दूर के ऑप्शन हो या एट द मनी के ऑप्शन से एक बार बाय करके चल सकते हैं। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 30-35 रुपए का टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। जी। जहां तक स्टॉक्स की आपने बात करी है विपुल जी, बिल्कुल सही कहा। सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पर बना रहेगा। पीएसयूज वापस से चलने शुरू हो गए तो पीएसयूज की थीम पे भी देखेंगे। और साथ ही इस समय चूंकि निफ्टी का जो पूरा का पूरा मोमेंटम है वो सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर हो रहा है, तो उसको फोकस यहाँ पर करना चाहिए। और रही बात अंत में आपसे ये जो कह रहे आप बोल रहे थे, देखिए कभी कभी मार्केट में प्रॉफिट कमाने के बाद छुट्टियां लेनी चाहिए और कभी कभी बहुत ज्यादा स्टॉक रिकमेंडेशन देने के बाद भी छुट्टियां लेनी चाहिए। तो विपुल जी और आप सभी लोगों से मैंने परमिशन लेने के बाद दी नहीं थी नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। ये ऐसे प्लान की थी कि मंडे को आके शो कर सकूं, आपका शो मिस ना। नहीं नहीं, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन तो दर्शकों का प्यार है कि कार्यक्रम में तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार पूरे हफ्ते बने रहे, लेकिन हर रोज़ 2-3 टिप्पणियाँ ऐसी अवश्य आती थीं, बल्कि ज़्यादा ही, कि रवि जी कहाँ चले गए हैं। तो लोगों का प्रेम है और वो बना रहे ऐसे ही। चलिए, बहुत बड़ी संख्या में सर सवालों की जो है झड़ी लगी हुई है। पहला सवाल गणेश राजपूत जी का लेते हैं।
और सवाल भी वही है, एक एक क्षेत्र को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो थीम आजकल चल रही है। करें नमस्ते सर। एनएचपीसी 85.25 पे इन्होंने लिया हुआ है और एसजेवीएन इन्होंने लिया हुआ है 107 रुपये के भाव पर। अब ये जानना ये चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। एनएचपीसी सर बहुत थोड़ा सा थकाया थोड़ी दिन जरूर, लेकिन फिर से मोमेंटम में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी अच्छी तेजी है, अब दोबारा 116 117 के आसपास पहुंचता हुआ, मुझे याद है शायद आपने 119 120 तक के टारगेट दिए थे, तो वहां पर ये पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहां से और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकती है? और एसजेवीएन को लेकर के आपका क्या व्यू है अभी, और अभी पावर क्षेत्र को लेकर के आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए विपुल जी, इस समय आपने बिल्कुल सही कहा, और चाहे एसजेवीएन हो या फिर यहाँ पर एनएचपीसी हो, इनमें टारगेट तो हम लोगों ने बहुत लंबे दिए हुए हैं, और 120 का टारगेट लगभग 116 15-16 का अचीव हो गया, लेकिन 120 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। तो पहला कि अगर आप मोमेंट्री थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप एक बार को इस इन लेवल्स पर यहाँ पर प्रॉफिट को एक 118 120 के आसपास 40% बुक कर लीजिए, लेकिन इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है, नजर रखिएगा। 112 के आसपास डिप आएगा तो फिर वहां पर लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ है, आपने अभी एसजेवीएन को देखते हैं, मुझे लगता है अभी चलने दीजिए, 165 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे। मार्केट में खूब हवा है और उस हवा में उड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, आराम से मार्केट को ट्रेड करिए। सब कह रहे हैं बड़ा करेक्शन आ जाएगा, करेक्शन आएगा नहीं आएगा, आपका स्टॉक चल रहा है, आप संतुष्ट रहिए। मुझे लगता है ये ट्रेड लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ये ट्रेड लिए ज़्यादा अच्छा है, तो अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पांचाल जी कह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पे आईआरएफसी लेना चाहिए? सर यहाँ पर भी वही डर लग रहा है लोगों को, इतना चल चुका है तो क्या खरीदारी करनी चाहिए, क्या करेक्शन आएगा? बहुत लोग कह भी रहे हैं कि करेक्शन आना चाहिए। 218 219 के आसपास चल रहा है, रैली काफ़ी अच्छी रही है आईआरएफसी के अंदर भी, और एक महीने के अंदर 24-25% चल चुका है। 6 महीने में करीब 68% का रिटर्न। यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए कोई चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या आपको लगता है कि जिनके पास है वो तो बने रहें, पर नई खरीदारी के लिए थोड़ा क्या वेट करना चाहिए? देखिए, जिनके पास है उनको तो बिल्कुल वेट करना चाहिए विपुल जी, और जो नई खरीदारी की बात है तो मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा 229 का हाई इसने बनाया है, 18 पे चल रहा है, करेक्शन होकर 212 210 के आसपास आता है तो वहां पर लेने के लिए एक बार को सोचा जा सकता है। लेकिन अभी करंट लेवल पर यहाँ पर बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें, फॉलो करें मनी नाइन को, समय समय पर चर्चा होगी। अगर 210 के आसपास आता है तो वहां पर कॉल लेंगे कि इसको लेना है या अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना है। जी, इस बीच अनवर शेख साहब का प्रश्न आ गया है, और अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि हेलो, हैप्पीएस्ट मंडे विद टू ग्रेट पीपल, विपुल सर एंड रवि सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। शिपिंग कॉर्प को लेकर के इनका सवाल है, और ये इन्होंने 1376 रुपये पर लिया है, लंबी अवधि का नज़रिया है, और कह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो अगर अब शिपिंग कॉरपोरेशन में हमने देखा कि बीच में खबर यहाँ पर इस तरह की निकल करके आई थी सर, कि सरकार अब हिस्सा बेचने की योजना बना रही है कंपनी के अंदर, और उसके चलते हमने देखा 20% की रैली उस शेयर के अंदर देखने को मिली थी आज से 2-4 दिन पहले। उसके बाद से अब थोड़ा सा सुस्ताता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है, 331 पे भी ट्रेड कर रहा है। इन्होंने 376 पे जाकर के लिया है। मुझे लगता है जिस दिन शानदार रैली आई थी उसी दिन शायद इन्होंने खरीदा है। आज 4% का करेक्शन है, आपकी सलाह क्या होगी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के? देखिए विपुल जी, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जब कोई चीज हवा में उड़ जाती है तो लोग उसको फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से ऐसा आप फंस जाते हैं। अब जब आपने, पहली बात है, जब भी इस तरह का कोई स्टॉक खरीदिए तो खुद से सोचिए समझिए, जब 20-30% बढ़ चुका है, क्या उसके अंदर और क्षमता है 20-30% बढ़ने की, या फिर वहां से करेक्ट होने का इंतजार करिए। अगर आपने अपने पड़ोसी को देखा कि उसने खरीदा हुआ है 270 रुपए पे और 370 पे आ गया, उसको यहाँ पर 50-60% का मुनाफा हो रहा है, आप सोचते हो उसको पकड़ लो, नहीं पकड़ पाओगे। आप जब भी ऐसी चीजों पे आप जाओगे तो आपको हमेशा नुकसान होगा। जब स्टॉक को चेस करें तो उसको देखते रहे, उसको पकड़ कर रखें। अब ऐसे अनसर्टेन टाइम पे एंट्री ना करें। फिलहाल मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। 290 300 के आसपास आता है तो एवरेज कर लीजिए, और डबल से एवरेज करिएगा, जिससे आपका एवरेज प्राइस जो 370 का है वो घट करके कम से कम 335 320 रुपए तक आ जाए, क्योंकि वो लेवल्स रिकवर करके वापस से आपको 360 दे तो प्रॉफिट निकल सके। अब फंसे हैं बिल्कुल। तो आपको इसमें तो लेना पड़ेगा, दवा ऐसी खानी पड़ेगी कि जिससे आपका बुखार जो है पूरी तरह से उतर जाए, ठीक हो जाए। और फिलहाल अभी स्टॉक पे बने रहिए, लेकिन जो लेवल्स बताए उनका ध्यान रखिए, नहीं तो अगली बार फिर से जलिएगा वापस
फिर से फोन करिएगा, बताइएगा कि आपकी सर अब क्या आपने 400 रुपये पे ले लिया, आप क्या करें, फिर से 320 रुपये आ गया। ऐसा काम मत करिए, थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करिए। बिल्कुल, जब देखिए अंधाधुंध तेजी चल रही हो तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पीक पर के लेकर के आप मतलब कोई बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे, तो सोच समझ करके निवेश करें। सर अभी 10 मिनट हुए हैं कार्यक्रम को शुरू हुए और 1000 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमारे साथ अब मनी 9 पे जुड़ चुके हैं। तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने परिवारजनों के साथ इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो तमाम लोग जो जिनके पास मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको बचाने में जो है आप मदद कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आज कार्यक्रम में अभी शुरुआती 10 मिनट में 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉन्कोर हिंदी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। करें नमस्ते सर जी, मैं बहुत बार अपना क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ पर आप मेरा सवाल नहीं लेते हैं। मैंने कॉस्मो फर्स्ट के शेयर 898 के भाव पर लिए थे, 5 शेयर हैं। इस शेयर के बारे में बता दीजिए कि टारगेट क्या हो सकते हैं। माफ़ी चाहेंगे मैम, हो सकता है मिस हो गया हो आपका सवाल। नियत ऐसी नहीं रहती है कि किसी का सवाल छूटे। 898 पे आपने लिया हुआ है, 834 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 50-60 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। हालांकि पिछले एक महीने में करीब 18% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, पर आपने भी वही गलती की, बिल्कुल पीक के आसपास जाकर के खरीदा हुआ है। सर क्या करना चाहिए? एक शानदार रैली के बाद अब थोड़ा सा करेक्शन मोड में शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्होंने थोड़ा ऊपर जाकर के खरीदा है 898 पे। आपकी सलाह इनके लिए क्या होगी? देखिए, फिलहाल तो आप बिल्कुल विपुल जी आपने सही कहा, लेकिन बीच में एक अपडेट यहाँ पर फिर से दे देता हूँ। जो आपको 202 रुपए पे रिकमेंड किया था, ऑप्शन 24,450 का कॉल, वो आ गया 219 रुपए 50 पैसे के पास। लड्डू खाना है तो थोड़ा सा ले लीजिए, क्या दिक्कत है। वापस जब अभी बढ़ेगा 235 आएगा तो फिर वापस से टारगेट बुक करेंगे। बट 218, 19, 20 इसके आसपास आ रहा है तो लड्डू के लिए मिठाई लीजिए, मिठाई खाइए। छुट्टी के बाद का बोनस दे दिया, और प्लीज क्षमा करिएगा, अब आप ये नहीं कह सकते मुझसे कि मैंने कोई काम नहीं कराया है। तो जो लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं वो लोग ये कर ले, बाकी स्टॉक ट्रेड वालों को तो हम बता ही रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ आ जाते हैं सर, आपने जो ट्रेड स्टॉक की बात की, मैम एकदम सही कहा आपने सर कि थोड़ा सा फंस गए हैं। लेकिन फंसे से मझधार से निकालने का काम अगर कोई करता है तो वो करता है मनी 9, और उसमें हम लोग मदद करते हैं। तो आपका स्टॉक थोड़ा फंसा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन इसको आप अभी चेक पे रखिए। और जिन लेवल्स पर अभी यहाँ पर चल रहा है उससे थोड़ा सा भी और करेक्शन आएगा, 10-15 रुपए का करेक्शन अगर आता है, एवरेज कर लीजिएगा। एवरेज करने के बाद वापस से जो टॉप है ना वही टारगेट लगा लीजिएगा, तो आप निकल जाएंगे। अगर आज भी इसको एवरेज नहीं करना चाहते तो भी आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ये वापस रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। 24 जुलाई 25 जुलाई तक आपको ये लेवल्स फिर से देखने को मिलेंगे। तो ये आप अभी वेट एंड वॉच करिए, परेशान मत होइए, इधर उधर की मत सुनिए। और बिल्कुल आपने विपुल जी सही बात कही। मेरा बस चले तो मैं सारे सोशल मीडिया वालों को कहूं कि भैया प्लीज स्टॉक को छोड़ दो, बाकी सब खूब इंटरटेनमेंट करो, डांस डालो, म्यूजिक डालो, बट स्टॉक को छोड़ दो। जिस दिन आप स्टॉक को डाल देते हो, हमारे आम भाई बहन जितने हैं वो सब फंस जाते हैं आपके चक्कर में। बड़े बड़े चैनल के गुप्त रोगी जो है वो यहाँ पर आकर ऐसा बोल जाते हैं। तो सर प्लीज आप लोग उनको छोड़ दो, आप लोग इजिली ट्रेड करो मार्केट में, वही आपको यहाँ पर फायदा देगा। और सोच समझ कर करिए प्लीज, सोशल मीडिया पे आप इस तरीके की चीजों से बचें। बिल्कुल, इस तरह की चीज़ों से पैसे कम से कम अपने पैसों के साथ क्यों इस तरह का नुकसान करेंगे। मनोरंजन लीजिए, लेकिन पैसे जब लगाना हो तो सोच समझ करके ही पैसे अपने लगाइए। अभिषेक जी झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। अभिषेक जी को नमस्कार। जी सर, विपुल सर जी सर को भी नमस्कार और रवि सर को भी नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये फर्स्ट टाइम मेरा कॉल लिया गया है। अरे सर आपका ही कार्यक्रम है सर। झारखंड में कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर रांची झारखंड सर। सर जस्ट महेंद्र सिंह धोनी के घर से सर 1 किलोमीटर अवे। ओ हो, बिल्कुल बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के घर के पास से आप बिल्कुल फोन कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। क्या करते हैं सर आप? सर मैं एक्चुअली टाइटन में ऑडिटर हूँ, एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं 6 महीने से देख रहा हूँ और आज फर्स्ट टाइम मेरा कॉल लिया गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सवाल है सर बताइए। सर मेरे पास सेल का 3000 शेयर है और टाटा स्टील का 3077 शेयर है, और सर सेल का मेरे पास 161.66 पे है। 161 और 166
161 सर, एवरेज किया हुआ था मैं सर, अच्छा तो ठीक है 161 पे है। ठीक है। और टाटा स्टील? सर टाटा स्टील का मेरे पास शेयर है 173.61 पे। चलिए, अभी फिलहाल के लिए दोनों ही शेयरों में आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर ये मैं होल्ड कर सकता हूँ, ये लॉन्ग टर्म तक भी होल्ड कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेटल शेयरों में बीच में एक रिकवरी आई थी, फिर थोड़ी सी सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है। सर 15-16 रुपए का नुकसान इनको सेल में भी हो रहा है और इसी तरह का नुकसान इनको टाटा स्टील में भी हो रहा है। और अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं दोनों, लेकिन इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? देखिए, इस समय अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो आपका जो सेल है वो 161 का है और 151 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि एक सजेशन, पहला सजेशन तो ये होगा, टाटा स्टील को काट के सेल ले लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सेल ज्यादा तेजी से रिकवर कर जाएगा और जल्दी आपकी लॉस की रिकवरी कर देगा, प्रॉफिट पे भी ले आएगा। पहला ट्रेड यानी टाटा स्टील से करना है एग्जिट। दूसरा ट्रेड, यहां पर अगर दूसरे ट्रेड की तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको बहुत दिनों से एनएमडीसी में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 242 से 240 के बीच में, अभी 246 चल रहा है। अगर आप सेल में एवरेज नहीं करना चाहते तो एनएमडीसी में शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन टाटा स्टील आने वाले अभी 1-2 महीने तक यहीं पे खड़ा रहेगा। जब अगर खड़ा रहेगा तो फिर वापस पूरा टूर करके आते हैं, फिर वापस इनको अपनी सीट पे बिठा लेंगे जरूरत होगी तो। अगर नहीं होगी तो उसकी जगह कोई दूसरा ले जाएंगे। पार्टनर ऐसा हो जो थोड़ा सा प्रॉफिट भी दे, सुंदर भी लगे, अच्छा भी लगे, चलता रहे, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो मुझे लगता है आप ये स्ट्रैटेजी अपना लीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल टाटा स्टील से लॉन्ग टर्म है, ट्रेड है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि 155 तक के टारगेट टाटा स्टील में देखने को मिलेंगे। उसके बाद ही आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सजेशन आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि इतना कुछ नहीं करना चाहते, आप बने रहना चाहते हैं, तो बने रहिए। टारगेट बाद में मिलेंगे, लेकिन कम से कम 6 महीना टाटा स्टील लगेगा। ठीक है, तो आप चाहें, जो आपको सुझाव दिया गया है कि आप टाटा स्टील से निकल करके आप चाहें तो सारे पैसे, आपको अगर मेटल में ही रहना है तो सेल में लगा सकते हैं आप। इस बीच एच.एस. बावा साहब की टिप्पणी आई है, सवाल आया है, और विजय पटेल जी का, और दोनों ही सवाल जो हैं सर एनबीसीसी को लेकर के हैं। और एच.एस. बावा साहब कह रहे हैं कि जय हिंद विपुल सर, धन्य भाग, आज रवि सर के दर्शन हुए। इन्होंने कहा कि मेरे पास एनबीसीसी के 300 शेयर हैं और 188 पे इन्होंने ले रखे हैं। विजय पटेल जी कह रहे हैं, विपुल सर और मार्केट के किंग रवि सर को नमस्कार। तो बाजार के आप राजा हैं, बादशाह आपको संबोधित किया जा रहा है सर। और इन्होंने कहा है कि एनबीसीसी में क्या करंट प्राइस पे ले सकते हैं। तो बाबा साहब के पास 300 शेयर हैं 188 के भाव पर। विजय पटेल साहब फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं एनबीसीसी के अंदर। ये तमाम वो शेयर हैं जिस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की हैं और काफ़ी बार बातचीत हुई है। ये सारे पीएसयूज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी लोगों को कमा के दिए हैं और इस शेयर में भी पिछले 6 महीने में डबल हुआ है। शेयर 188 के आसपास पहुंच गया है सर। क्या इनको फ्रेश बाइंग के लिए क्या सलाह रहेगी? और बाबा साहब अभी ब्रेक इवन पर हैं और कह रहे हैं कब तक होल्ड करना चाहिए, आपकी राय क्या होगी एनबीसीसी पे? देखिए, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, उसके थ्रू माध्यम से आपको बताता हूँ विपुल जी। जी गुजरात का जब गुजरात की ब्रांडिंग करवानी थी, तो उस समय मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो फ्री में अपना काम कराता हूँ। और उन्होंने अमिताभ बच्चन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर फ्री में रख लिया था, कोई जी पैसे नहीं पे किए थे। ये बात उन्होंने खुद कही थी। जी तो मुझे गुजरात की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि ऐसा करो कि खुद का कोई खर्चा ना हो और बढ़िया चोखो सौदा हो जाए, मस्त बढ़िया फायदा हो जाए, वही काम अच्छा होता है। एनबीसीसी में आपने जो किया है वो तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा कंजूस आदमी हूं। अब कंजूस कहां पर हूं? अगर 176 और 172 आ जाए तो थोड़ा ज्यादा माल उठा लूंगा। 188 पे लिया तो भी रिस्क नहीं लगता है। तो फिलहाल अच्छा और अच्छा क्या हो सकता है वो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। टारगेट की बात करें तो 230 रुपए से टारगेट कहीं भी कम नहीं दिखाई देते। 165 के नीचे ये स्टॉक आने वाला शायद ही हो। तो मुझे लगता है कि अब जो जितना समझदार है, जो जितना अच्छा सौदा कर सकता है, वो उतने अच्छे लेवल पर लेगा। लेकिन 188 भी बुरा नहीं है। 188 पे 20-30% आप ले सकते हो। और ये फ्री के हिसाब से है। फ्री के हिसाब से मतलब कि आप अच्छा मिलेगा, लेकिन टारगेट जब 230 का हो तो ऐसा भी नहीं कि बहुत दिन इंतजार करते रह जाए, कोई और ही मलाई खा जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। फिलहाल बने रहिए, डटे रहिए, जहां बताया वहां और खरीदिए। टारगेट 230, स्टॉप लॉस 165। चलिए, तो जो है ये 230 के लक्ष्य के साथ आपको बने रहने की यहाँ पर सलाह है। और इस बीच अपडेट दे दें सर आपको कि करीब
1600 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे मनी 9 के ऐप पर भी लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मनी 9 के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहिए। अब अमित जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित जी को नमस्कार। हर हर महादेव सर जी, आपको और रवि सर को। सर हर हर महादेव सर जी। हर हर महादेव सर। आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ सर, मैं सुहाग नगरी फिरोजाबाद यूपी से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर, वहाँ काफी फेमस है वहाँ की चूड़ियाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जगह से आप बोल रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है सर, स्टार्टिंग न्यू ईयर में किया था तो वही पीक में SW16 ले लिया था सर, 803 पे 64 शेयर। तो वही रवि सर से मैंने कहा लॉस बुक हो जाए या कुछ के सलाह ले लूं, सबको कराते हैं, तो मैंने कहा मैं भी एक बार रवि सर से जी संपर्क सर जी। आपने 803 पर लिया हुआ है ना SW16 के शेयर? पीक में सर, हाँ बिल्कुल लास्ट में, जब समझ नहीं पाए स्टार्टिंग की थी न्यू ईयर में जब ही सर जी। अब थोड़ा सा इसमें प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 8-8.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। शेयर में अच्छी चाल रही, लेकिन आपने भी वही गलती की कि थोड़ा ऊपर जा कर के ख़रीदा है और उस वजह से थोड़ा इनके लिए दिक्कत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सर क्या करना चाहिए? अब 700 के आसपास चल रहा है और शेयर में लगातार दबाव पिछले एक महीने में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चांसेस हैं इनकी रिकवरी के? देखिए, इस पे तो मैं वापस आता हूँ विपुल जी, फिर नया अपडेट। अभी जी आपको हमने 218-20 रुपए पे बोला था, अब 225 का टारगेट हिट कर दिया। 24,450 का कॉल, आपकी टीम को मैंने बैकएंड से प्रिंट स्क्रीन भी भेज दिया। 202 पे बाय दिया, 222, 23, 24 आ रहा है। चॉइस आपकी है, तो प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप फुल बुक कर लीजिए। ऑप्शन ने अपना दे दिया, निफ्टी बढ़ गया, जो बढ़ना था 40-45 पॉइंट था, अब बढ़ के 130 पॉइंट निफ्टी यहाँ पर करंट लेवल पर है। तो आप प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहें तो निफ्टी कर के सकते ट्रेड पे कर सकते हैं। हैं। चलिए, दूसरा, तो ये ऑप्शन स्ट्रेटजी निकल करके आती हुई, जहां पर कि अब आपको, अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप चाहें तो प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर बुक कर सकते हैं, जो लोग भी हमारे ऑप्शन में ट्रेड करने वाले दर्शक हैं। जी सर, बताइए सर। लेकिन दूसरा, मेरी अब कंप्लेन भी आ गई है। अभी तक आप लोग कंप्लेन कर रहे थे, ये क्या मतलब है कि आप लोग, मैं छोड़ के, मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे क्या गया, आप लोग 1000 के पास व्यूअर्स पहुंच गए या 1600 आ रहे हैं। वादा आप लोगों ने किया था कि आप लोग नए हाई बनाएंगे। तो सर अपने दोस्तों के साथ पहले तो लिंक शेयर करिए, ये बहुत बुरी बात है। और मुझे, नहीं तो अदरवाइज अगला ट्रेड पता नहीं कैसा होगा, ये भी नहीं अरे पता है। नहीं नहीं, अभी आप निश्चिंत रहिए। दर्शकों की संख्या 1600 के आंकड़े को पार कर चुकी है, तो मुझे लगता है बहुत जल्द ही जो है नए हाइज बनते हुए दिखाई देंगे। नए उच्चतम स्तर बनाने की जिम्मेदारी हमारे दर्शकों पर हम छोड़ देते हैं, और आप अच्छे अच्छे ट्रेड हमारे दर्शकों को बताते रहिए। जी सर, बताइए सर कि इनके लिए क्या सलाह रहेगी SW16 के ऊपर? देखिए, SW16 वैसे तो देखा जाए तो मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। 670 का लेवल नोट कर लीजिए, उन लेवल्स पर आता है तो थोड़ा सा और बाय कर लीजिएगा। लेकिन जो टारगेट है वो एक बार 740 750 के आसपास आएगा। उन लेवल्स पर आता है तो विपुल जी आप थोड़ा तंग हो जाइएगा, इन लोगों को अपडेट दे दीजिएगा। उस लेवल पर एक बार स्टॉक को ले लेंगे, फिर वापस से देखते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 670 काफी स्ट्रांग बेस है, इसलिए अभी आपको थोड़ा सा पेन जरूर हो रहा है। थोड़ा पेन और बढ़ेगा, लेकिन रिवर्सल भी आएगा, तो वहां पर आकर एक बार को एवरेज कर सकते हैं। टारगेट 740 750 के आसपास के देखने को मिलेंगे। लेकिन दोबारा मत कूद के पकड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 750 के लेवल के बाद शायद वो मोमेंटम नहीं टिक पाएगा, तो एग्जिट होने की सलाह होगी। लेकिन फिलहाल अभी वेट कर लीजिए, लेवल्स का ध्यान रखिए, और उन लेवल्स के इधर उधर होने के बाद आपको विपुल जी तंग करे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर। चलिए, जो है तंग क्या करना है, ये लोग अपना सवाल पूछते रहें, हम उसके उत्तर जो है आप जैसे एक्सपर्ट के माध्यम से दिलाते रहें। और इस बीच जो है जी शिपिंग को लेकर के सूरज जी का प्रश्न आया है। कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर को नमस्कार, जी शिपिंग 1448 पर 200 के भाव पर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? विपुल सर से रिक्वेस्ट है कि रवि सर को डेली लाएं प्लीज़, मैं सिर्फ रवि सर को ही फॉलो करता हूं। तो सूरज जी सिर्फ आपको ही फॉलो करते हैं। अब इस बात का दबाव अब मेरे ऊपर बढ़ता आ रहा है कि आप रोज़ लेके आएँ। यहाँ हफ्ते में अगर आप एक दिन नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो लोग, आपके प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ रही है सर। जी शिपिंग को लेकर के क्या सलाह रहेगी? पूरे शिपिंग क्षेत्र में पिछले हफ्ते हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, उसमें GRSC था, SCI था, जी शिपिंग था। अभी जी शिपिंग पे क्या करना चाहिए? इन्होंने 1448 पे ले रखे हैं 200 शेयर। देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि इस समय जी शिपिंग में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब नए लोगों के लिए, इनके माध्यम से नए लोगों के लिए 1325 और 1330
ये लेवल्स पे खरीदनी है, फ्रेश खरीदारी, नया कॉल यहाँ पर जनरेट हो रहा है। और जी अपसाइड टारगेट वही 1680 रुपए का रहेगा। चल रहा है इस समय 1400 रुपए। तो बने रहिए, कोई पैनिक नहीं है लंबे। लेकिन ये स्टॉक ना मोमेंट्री ट्रेड मत करिए, इसको थोड़ा लंबा रखिए, लंबे समय वाले ट्रेड है, छोटे मोटे ट्रेड के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अभी स्टॉक को करिए होल्ड। 1325 1330 के आसपास आता है तो करना है फ्रेश नया बाय। नए लोगों को, नए इन्वेस्टर को स्टॉप लॉस लगाना है 1250 का, और टारगेट होगा लॉन्ग टर्म पे 3 से 4 महीने का 1650 रुपए। ठीक, तो यहाँ पर अब जरा विवेक जी से बातचीत कर लेते हैं। विवेक जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं विवेक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? धनबाद से, झारखंड धनबाद से बोल रहे हैं। धनबाद झारखंड से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं आप। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी सर, पूछना था इंडियन होटल का लिए हैं 121 के लिए 45 शेयर लिए हैं। जी, इसका फ्यूचर क्या है? इंडियन होटल्स के 45 शेयर लिए हुए हैं 621 के भाव पर। यस सर। अच्छा अच्छा, वैसे आपका नजरिया क्या है? लगेगा रहेगा सर, लॉन्ग टर्म के लिए थे, 1 ईयर के लिए लिए थे। लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया हुआ है, लेकिन अभी आप नुकसान में है। 621 पे लिया है, 587 588 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। बीच में इस पूरे क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, कई सारे इवेंट भी लाइनअप थे, G20 चल रहा था, वर्ल्ड कप के मैच चल रहे थे, और एक अच्छी जो है गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही थी। एक इसने भी काफ़ी शानदार मूव दिखाने के बाद अब ऊपर के लेवल से अब करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पर इनको जो है ठीक ठाक नुकसान हो रहा है, और करीब करीब 35-36 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर इनको भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में करीब 5-5.5% शेयर ये करेक्ट हुआ है। अभी क्या करना चाहिए? क्या एवरेज करने की सलाह रहेगी या फिर अभी बने रहें, निकलें? क्या सलाह रहेगी आपकी? एक बात बताइए विवेक जी, ये जो आपने शेयर खरीदा, स्टॉक में कुछ प्रॉफिट कमाया होगा तो आप वापस घूमने गए या नहीं गए, या बिना घूमे ही रूम रेंट आपने दे दिया? तो सबसे पहली बात है कि देखिए, मैंने बार बार समझाया, ये सीजन तो है ही नहीं होटल इंडस्ट्री पे। तो आपको कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनमें कि मौका देख करके चौका मारिए और फिर वापस बाहर निकल जाइए, और बाहर आके फिर से वापस सेलिब्रेट करिए कि हाँ हमने तो चौका मार दिया। इस तरह से स्टॉक पकड़ने की कोशिश मत करिए। मेरे हिसाब से 588 है, लॉस बढ़ेगा सर, और लॉस बढ़ के अभी जो आएगा ना वो आपको आएगा 500 रुपीज तक का। ये स्टॉक गिर सकता है। जिन लोगों ने पहले अपने पोर्टफोलियो में रखा हो, बुक कर लो प्रॉफिट, और जिन लोगों को लॉस आ रहा हो, काट दो सौदा, आ जाओ किस तरफ, इसी की जगह पे। चाहे तो आप गेल को ले लो या आईओसी ले लो, ज्यादा बेटर है। होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स अगले आने वाले 2 महीने 3 महीने के लिए अभी फिलहाल यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। और वैसे भी आपने विपुल जी सेम फंडामेंटल, सर जो भी है वो आपके साथ फंडामेंटल है, किसी की मत सुनिए। छुट्टियां खत्म हो गई, विपुल जी ने बता दिया, जितना हाइप क्रिएट होना था हो गया, G20 भी हो गया। अब आ गया बारिश का समय, निकलते आप हो नहीं, हम भी नहीं निकल रहे हैं, तो फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो होटल का थोड़ा सा तो धक्का लगेगा। तो यहां पर 1-2 महीने तक स्टॉक में प्रेशर रहेगा। बिल्कुल। बैलेंस शीट पे देखते हैं तो भी थोड़ा सा दम नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है आप स्विच कर लीजिए जो बताया है। और प्लीज जब भी ऐसा हो तो होटल के शेयर को खरीदना नहीं चाहिए, दूसरे शेयर से कमाइए, होटल के में जाइए, आराम से रहिए, एंजॉय करिए और वापस आइए। लेकिन इस तरीके के स्टॉक्स को मत पकड़िए जो टॉप पे हैं। बिल्कुल, तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनकी जो आईडी इन्होंने यूट्यूब आईडी बनाई हुई है वो द मैरिड मैन के नाम से इन्होंने बनाई हुई है। तो मैरिड मैन साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हेलो रवि सर, आप अवेलेबल नहीं थे तो मैंने इम्पेशेंट होकर के एक गलती कर दी और HL के शेयर 5550 पर मैंने ले लिए हैं, अब क्या करना चाहिए प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तो आप थे नहीं, इसकी वजह से इनसे गलती हुई है सर, और HL के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। हालांकि इस शेयर ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। 5550 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, अभी 5484 का भाव देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर? HL में भी काफ़ी शानदार मूव रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की खरीद इन्होंने कर ली है, क्या बने रहे हैं अभी? बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए गलती हो जाती है, लेकिन ये है कि अब गलती है तो उसको हम लोग गलती को और थोड़ा जो है वो सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन HAL ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें आप कोई गलती करें। जिन लोगों ने निवेश कर रखा है, अगर वो ऊपरी लेवल पर है तो भी आप दुखी मत होइए। इसका टारगेट ही 8,000 रुपए का है। अब 8,000 रुपए का टारगेट है तो 5500 पे खरीद लें, 5600 पे खरीद लें, थोड़ा ऊपर खरीद लें, वो पेन रहेगा। लेकिन उस पेन पे घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं बस एक कोशिश ये कर रहा हूं, जैसे अभी आपने देखा होगा
मैं थोड़ा सा पीछे यहाँ पर अगर जाता हूँ, मई में अगर जाता हूँ तो उस समय 3800 रुपये था। उस समय के बाद बढ़ के सीधे 5400 आया। 5400 के बाद सिर्फ मई मई के महीने में इसने डिप वापस से, यानी 5 जून तक इसने 4100 4200 का भाव दिखाया था। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार चढ़ेगा, फिर गिरेगा, और फिर आपको लेना है और फिर चढ़ेगा। तो यहां पर अगर आपने खरीदा है तो अब कोई बात नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं कि काट दीजिए सौदा। 5200 के नीचे जाने के चांसेस कम है, लेकिन इसको आपको लंबी होल्डिंग के लिए रखना होगा। शॉर्ट टर्म पे अगर आप निवेश की सोच रहे थे तो जरूर गलती करिए, लेकिन ये स्टॉक गलती पे भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, तो बने रहिए। बने रहें। चलिए, अविनाश शर्मा जी कह रहे हैं कि रवि सर और विपुल सर को नमस्कार। रवि सर, आप जहां जाएंगे वहां हम आपके पीछे पीछे आएंगे, पर आप असली हीरो तो मनी 9 के ही कहलाएंगे। तो ये आपको, आपके लिए जो है यहाँ पर टिप्पणी इन्होंने भेजी है। कह रहे हैं कि आईओसी और गेल इसमें जो है ये जानना ही चाहते हैं किस प्राइस पे जो है एंट्री की जाए। अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर भी रहे थे इस शेयर की, और तुरंत इनका सवाल भी आ गया। आईओसी और गेल में ये एंट्री करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए और क्या लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर इन दोनों शेयरों पे? देखिए, दोनों अभी लंबी रेस के घोड़े हैं। गेल की बात करें तो 255 रुपए, और जहां तक आईओसी की बात करें तो वो भी 200 रुपए का लक्ष्य दिखा सकता है। तो अगर आप बाय करके बैठे हुए तो आराम से बैठिए, थोड़ा टाइम दीजिए। और मेरे हिसाब से अभी दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, मोमेंटम में भी हैं, और उसका फायदा भी मिलेगा। और जो दूसरी बात है सर, देखिए, सबके साथ दोस्ती यारी निभानी पड़ती है। विपुल जी हमारे बहुत खास मित्र हैं, और मनी 9 का टीम जो है वो मेरे दिल में रहता है, और इसलिए मंडे में कभी छोड़ने की कोशिश, गलती भी नहीं करता। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले एक मैरिड मैन की एक आईडी इन्होंने ही बनाई थी या किसने बनाई थी वो तो नहीं हाँ, पता। एक तो हमारे वो दर्शक है। जिम्मेदारी भी, जी, वो जिम्मेदारी मैरिड मैन मैं बिल्कुल आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती है। तो उसकी वजह बिल्कुल से इस बार बिल्कुल छूट गया था। लेकिन परिवार के साथ के अलावा एंजॉय करने का एक अलग ही मजा बिल्कुल। है। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से अभी आप बने रहें, ज्यादा अच्छा है। हाँ, चलिए बने रहिए, आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। और चलते हैं जरा अगले दर्शक के पास। मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, रवि सर, विपुल सर, आप दोनों को प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं बहुत थैंक यू टाइम सर। से आप लोगों को देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आरिफ साहब आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। दिल्ली से ही बात कर रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको सर? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, खास तौर पे आप दोनों के जिस तरह से आप लोग समझाते हैं उस तरह से हम लोगों का जो भला होता है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए, और लगातार मनी 9 को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए क्या सवाल है आपका? थैंक यू सर। मेरे पास आरबीएनएल है 650 शेयर 285 के रेट पे, और किस भाव पे लिया आपने? है 285। 285। चलिए, आरिफ साहब दिल्ली में है, इतना अच्छा मुनाफा कमा रहे, मिठाई उठाई लेकर के फोन करना चाहिए आपको। तो चलिए। जरूर सर, जरूर सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। और अभी क्या नजरिया, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आरिफ साहब? ये मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। और सुजलोन भी मेरे पास है 42 रुपीज के भाव पे 3025। अच्छा, उसके ऊपर क्या कह रहे हैं? 42 पे लिए है ना आपने? हाँ जी। चलिए, 42 पे लिए हैं, यहाँ आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। 54 का लेवल जो है क्रॉस कर चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे समय जरूर ले रहा है, लेकिन बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अब यहाँ पर पॉजिटिव राय निकल करके आ रही है। आरवीएनएल आपका शेयर जो है आपने 285-86 पे लिया है, और वो जो है पैसे आपके डबल हो गए हैं, 627 पे ट्रेड कर रहा है। बजट काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी रैली आ चुकी है, तो क्या मुनाफा बांधना चाहिए या फिर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, ये जरा हम पूछते हैं रवि जी से। रवि सर, 6 महीने में 184% का रिटर्न, इनके भी पैसे डबल हो गए हैं। तो ये जो रफ्तार देखने को मिली आरवीएनएल के अंदर, आज भी मैं देख रहा था कि इनको एक नया पश्चिम रेलवे से शायद इनको 125 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ आया है। तो हर रोज़ खबरों में भी है, लगातार तेजी भी है। कहाँ मुनाफा बुक करें? 1 साल होल्ड कर सकते हैं वैसे? देखिए, आप 1 साल होल्ड कर सकते हो या 20 साल होल्ड कर सकते हो। आज सबके लिए आपके माध्यम से अपडेट देना चाहूंगा। आरवीएनएल की रिकमेंडेशन को तो जब मैं याद करता हूं तो मुझे एक ही चीज समझ आती है कि विपुल जी, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो हम बिल्कुल लोग रेलवे काउंटर पे ही अपनी हिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, और वो हिस्ट्री बन चुकी है। बिल्कुल सही बात। अब इस समय आरवीएनएल पे देखिए, जिन लोगों ने
लेवल्स का ध्यान रख लीजिए। जिन लोगों ने, मैं ये मान के चलता हूं कि 480 के ऊपर खरीदा है, मैं उसकी पहले बात करता हूं। जो 400 से पहले खरीदा है उनके लिए सीधा सीधा है कि यहां पर 40% मुनाफा बुक कर लीजिए। चाहे आप 10 साल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या 5 साल का, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 400 से नीचे जिन्होंने खरीदा है उनको 30-40% मुनाफा बुक करना है करंट लेवल पर। दूसरा, जिन लोगों ने 400 से ऊपर खरीदा है, 580 खरीदा, 600 खरीदा, 550 खरीदा, वो लोग 60% मुनाफा अपना बुक कर ले, 60 नहीं 70% मुनाफा बुक कर ले। अब आरबीएनएल को 2 लेवल का वेट करना है। पहला, 540-520 के लेवल वापस आ जाएंगे तो 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। और अगर 600 का स्टॉक है, 60 रुपए का मतलब 10% से ज्यादा की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उतना बड़ा मैं रिस्क नहीं लूंगा, यहां पर प्रॉफिट बुक करूंगा। कहां पर वापस चलेगा? जो लोगों ने और लंबा रखना है, जिनको लगता है 100 रुपए मुझे नहीं चाहिए, वो लोग अपनी पोजीशन, नया फ्रेश इन्वेस्टर बाय करेगा 520-540 के पास। और जो लंबा लेना चाहते हैं, अब 650 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट फिर से देखने को मिलेगा। उसके ऊपर चलने के लिए कम से कम उसको 1 महीना अभी लगेगा। वहां पर निकल जाता है तो अगला टारगेट होगा 750 रुपए का या 780 रुपए का। तो ये पूरा का पूरा बिहेवियर होगा आरवीएनएल का, जिसको आपको अब कैसे पार्टिसिपेट करना है, मेरी बात माननी है नहीं माननी है, यूट्यूब पे कुछ और मानना है, इंस्टा पे कुछ और देखना है, तो आप देख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन फिलहाल यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 30-40% प्रॉफिट जो 400 से नीचे वाले उनको भी बुक करना चाहिए, जो 500 से ऊपर वाले हैं उनको 60% बुक करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी बनाकर चले। और सर सुजलॉन पे आपकी राय क्या होगी? क्या वहां पर भी यही स्ट्रेटजी रहेगी या वहां पे आपको अभी अपसाइड दिखाई दे रहा है? देखिए, सुजलॉन की जब बात करते हैं तो इस समय 54-55 रुपए चल रहा है, लेकिन इन लेवल्स पर अभी कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको अभी 1 आध हफ्ते और नहीं छेड़छाड़ करते, अगले मंडे फिर मिलेंगे हम लोग, तो फिर उस टाइम पे वापस से एक बार को रिविजिट करेंगे। लेकिन इस हफ्ते तक कुछ चेंज होने वाला नहीं है। चलिए, ये राय निकल करके आती है। और इस बीच आपकी बातों को लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं, उसका नतीजा है कि अब 2122 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम समाप्त होने तक शायद आज नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत अच्छी बात है। और तमाम दर्शकों से निवेदन है, ऐसे ही कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों यारों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करते रहिए। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रवि प्रकाश जी हैं बातचीत करने के लिए। रवि जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं रवि जी? सर बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अच्छी बात यह है कि आप दो रवि हमारे पास मौजूद हैं इस समय, और उतनी ऊर्जा, दूसरे रवि का सब इंतजार करते हैं, बहुत बेसब्री से दूसरे रवि का इंतजार करते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि रवि जी कब आएंगे। तो हमारी और आपकी स्थिति एक ही जैसी है। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या प्रश्न है आपका? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने एचसीसी को, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को ले रखा है 50 के रेट पे 700 पे। 50 के रेट पे लिया हुआ है। मेरे को जानना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है। चलिए ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप जानना चाह रहे हैं। जिस भाव पे लिया है उसी के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। तो रवि जी जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में अभी क्या किया जाए। और 50 पे लिया था, 50 पे ही चल रहा है। एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पर भी अब थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ा सा ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिया जानना चाहते हैं सर। देखिए विपुल जी, इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया था तो इससे पहले 42-32 रुपए पे रिकमेंड किया था। 54 रुपए पे मैंने अभी प्रॉफिट बुक करने के सजेशन सब लोगों को दिए थे। दोबारा अभी मैं वेट कर रहा हूं खरीदारी करने के लिए। हो सकता है 46 और 48 के बीच में वापस से खरीदारी करने की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से हो। तब तक अभी यहां पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी। 50 पे खरीद लिया, कोई बात नहीं, एवरेज मत करिएगा। 48 और 47 के आसपास के भाव आएंगे तो वहां पर थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक 54 रुपए के ऊपर अभी निकलने में सक्षम नहीं है। तो अगर आपको रिवर्सल में वापस से 53-50 के आसपास तक मिलता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाइए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। एपी खान साहब का प्रश्न आया है और कह रहे हैं कि हेलो विपुल जी एंड रवि जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपको भी खान साहब। खान साहब कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों लगातार गिर रहा है, और मैंने 100 शेयर लिए हुए हैं अप्रैल के महीने में 250 के भाव पर,
और अक्टूबर तक ये होल्ड कर सकते हैं। तो जुलाई चल रहा है, 2-3 महीने और ये यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन जानना ही चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। बैंकिंग शेयरों में थोड़ा दबाव इधर हाल फिलहाल में बिल्कुल देखने को मिला है। आज हालांकि बैंकिंग शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2.25% ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा 256 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। सर, तो ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 250 पे इन्होंने लिए हुए, तो नुकसान तो नहीं हो रहा है, 6 रुपये बन ही रहे हैं। आपकी राय क्या होगी बैंक ऑफ बड़ौदा में? देखिए, इनके माध्यम से मैं ये वापस से, आपने आज पीएसयू की जब चर्चा करी थी तो मैंने कहा था कि आप बाइंग मोमेंटम लॉन्ग टर्म के स्टॉक को ढूंढ रहे हैं तो बेहतर स्टॉक में एक बेहतरीन स्टॉक आता है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नंबर्स अच्छे हैं, टेक्निकल पैरामीटर पे अगर देखते तो करेक्शन जोन में है, और 245 रुपए तक का करेक्शन अगर दिख जाए तो बहुत बढ़िया, ना दिखे तो भी 256, 250, 251 ये लेवल्स ऐसे हैं जिन पे कि आपको बाय करना है। टारगेट कितना है? अगर लॉन्ग टर्म टारगेट देख रहे हैं 8 महीने 1 साल का, तो ये चला जाएगा 350 रुपया। अभी आप अक्टूबर बोल रहे हैं तो अक्टूबर तक वेट कर लीजिए, अक्टूबर में भी आपको 295 और 300 रुपए के ऊपर के भाव यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लंबी रेस का एक लंबा मजबूत ऐसा घोड़ा है जो कि आपको अच्छे जो है वो रिटर्न भी देगा और रिस्क भी आपको कम देगा। तो फिलहाल इसको आप होल्ड करके रखिए। चलिए, इस बीच प्रांजल जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर। सर जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ फिलहाल। दिल्ली से बोल रहे हैं? अच्छा, सारे सवाल दिल्ली से ही आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? एनएचपीसी का था मेरा, 99 का बाइंग है। एनएचपीसी, हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चलिए ठीक है, आप फोन लाइन पे आप हैं मौजूद, तो बताइए कितने किस भाव पे लिए आपने? 99 का है सर। 99 पे लिए हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बातचीत की उस जी, आवाज कट रही है आपकी। 99 का है बाइंग। अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं अभी? नहीं, होल्ड अभी है, अभी 5-6 महीने तक। चलिए ठीक है, 99 पे लिए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब रवि जी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने 120 तक के टारगेट यहाँ पर बताए हैं, और उसके बाद से आप रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक टिप्पणी सर, अगर छोटी सी एनएचपीसी पे एक बार और हो जाए तो। बिल्कुल, देखिए एनएचपीसी पे मैं फिर से आपके माध्यम से बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा लेट जुड़े होंगे, मिस हो गया होगा, लेकिन आप पीछे भी करके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी एनएचपीसी पे इस समय के हिसाब से देखें तो 120 के आसपास आता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और वापस से 112 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो 20-30% का जॉबिंग कर लें, मार्केट में अगर बने तो कुछ बहुत ऊपर नीचे करते रहे। लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए अगर अब ये स्टॉक 120 के ऊपर 3 दिन क्लोज हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि ये अब 130 और 135 की सवारी के लिए तैयार हो जाएगा। तो फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट पर अच्छा है, 24 जुलाई का इंतजार है। तो यहां पर अभी फिलहाल स्टॉक में बने रहें। प्रॉफिट बुक करना है तो सिर्फ 120 के आसपास आता है तो 20-30% प्रॉफिट बुक करिएगा, लेकिन डिप अगर मिलता है तो फिर खरीदारी करने से भी पीछे मत हटिएगा। टारगेट 135 रुपये। ठीक। निहारिका गुप्ता जी का सवाल है, कह रहे हैं रवि सर, विपुल सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी निहारिका जी। कह रहे हैं मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर हैं 31 रुपये 70 पैसे के भाव पर, 900 शेयर इनके पास हैं, कब तक होल्ड करना चाहिए? सर, ये राइट इशू के बाद ये शेयर चल नहीं रहा है और बहुत सारे लोगों के सवाल साउथ इंडियन बैंक को लेकर के आते हैं। अभी 25, 26, 27, 28 की रेंज में ऐसा फंसा है कि पिछले 2-4 महीनों से कोई खास मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल नहीं रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी साउथ इंडियन बैंक में क्या करना चाहिए? विपुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और राइट इशू के बाद थोड़ा सा क्षमा करिएगा, स्टॉक रुकता हुआ सा नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25 के आसपास का एक बेस बन चुका है, 25 से नीचे स्टॉक के जाने के चांसेस बहुत कम है। और सेफ ट्रेड के हिसाब से, और चूंकि पीएसयूज की चर्चा हो ही रही थी, और ऐसे में एक बैंक ऐसा भी नजर आ रहा है जो थोड़ा सा पोटेंशियल दिखा सकता है। आप चार्ट पे भी अच्छा खासा देख रहे हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है। अपसाइड ब्रेकआउट के लिए 31 के ऊपर निकलना जरूरी है, निकला तो फिर एक लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है समय ले रहा है, लेकिन सब्र का फल होगा मीठा, और उस मीठे का कर लीजिए इंतजार। अगर आपको लगता है कि नहीं, मीठा हमें नहीं खाना है, तो फिर 34-35 रुपए के आसपास आएगा तो एक बार को निकल जाएगा। चलिए, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे एक दर्शक अनवर शेख साहब हैं, कह रहे हैं सर इरीडा के बारे में आपने बताया नहीं, फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, टारगेट क्या होने चाहिए, वो बताते हैं आपको, लेकिन उसके लिए चलते हैं अगले सेगमेंट में, बजिंग स्टॉक्स में। खास सेगमेंट हमारा बजिंग स्टॉक्स काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन,
ये बताएंगे डॉक्टर रवि सिंह जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप कि खरीदें, बेचें, बने रहें या फिर निकल जाएं। तो ये विश्लेषण सुनना जो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आ रहे हैं, कहीं पर नतीजे आए हैं, कहीं पर खबरें हैं। पहले ले आके आते हैं तानला सॉल्यूशन को लेकर के कि क्या खबर निकाल के यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तानला सॉल्यूशन पे खबर ये है कि ग्लोबल टेक कंपनी के साथ तानला ने जो है वो करार किया हुआ है, और ये जो करार है वो ये है कि एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए जो है वो करार किया गया है। जो आजकल व्हाट्सएप पे और तमाम मैसेजिंग के ज़रिए जो फ्रॉड कॉल्स आती हैं या फ्रॉड मैसेज आते हैं, उससे ये सुरक्षित करेगा नया प्लेटफॉर्म आपको, आपके व्हाट्सएप कॉल को। यहाँ पर जो URL कई सारे भेजे जाते हैं, फ़ोन नंबर के बारे में जो ऐसा फ्रॉड वाले होंगे उसको आइडेंटिफाई करेगा ये सॉफ्टवेयर। और कंपनी के शेयर में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, करीब 9% की तेज़ी देखने को मिल रही थी तानला के अंदर। और अभी भी अगर हम देखें तो ये शेयर जो है करीब 0.8% ऊपर है, 1027 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, इंटरनेशनल कंपनी के साथ इन्होंने एक करार किया है एंटी फिशिंग को लेकर के, और उसके चलते आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 0.8% अभी भी ऊपर है। आपकी सलाह क्या होगी तानला प्लेटफॉर्म्स को लेकर के? देखिए विपुल जी, न्यूज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव है, और न्यूज़ का जो मज़ा था वो तो कोई और मलाई पहले ही ले गया। लेकिन आप भी अगर इस मलाई में शामिल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि 1020 और 1000 के आसपास के लेवल्स थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, वापस से आप इनको लेकर चल सकते हैं। और जो टारगेट है वो अभी 1150 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर है, लेकिन स्ट्रांग अपडेट है, न्यूज़ का एक इम्पैक्ट है। और आईटी सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सोल्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं उसका एक फायदा साफ साफ कंपनी को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में रहेगा, और इन लेवल्स के आसपास जो 1150 के आसपास आता है तो वहां पर मुनाफा वसूली बनती है, और तब तक के लिए अभी आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो थोड़ा सा 980 के आसपास के स्टॉप लॉस यहाँ पर बन सकते हैं। जी, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। इस बीच बहुत सारे दर्शक अभी भी जो है NHPC, RVNL, इरिडा, इन तमाम शेयरों पे बातचीत कर रहे हैं। इरिडा पे अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है, वो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए सलाह है कि ये सब जो है हमने डिस्कशन काफ़ी डिटेल में किया है, तो आप कार्यक्रम को जब दोबारा देखेंगे शुरू से तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। IT दिग्गज, एक और IT दिग्गज का जो है नतीजे आए हैं वो है HCL टेक। यहाँ पे कंपनी की जो नतीजे रहे हैं वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर रहे हैं। Q1 मुनाफा 6.5% बढ़ करके 4259 करोड़ रुपए रहा। आय में हालांकि दबाव देखने को मिला है, और ये 1.6% घट करके 28,057 करोड़ रुपए रही। लेकिन ये जो आय जो घटी है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर रही है। एबिट मार्जिन जो है वो 17.6% से घट करके 17.1% रहा, जबकि तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 17% के आसपास की थी। कंपनी ने 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है, और IT शेयरों में अब फिर से जो है रफ्तार जो है वो लौटती हुई दिखाई दे रही है। आज जो है 1% से ज़्यादा की मजबूती HCL टेक में देखने को मिल रही थी, और शुरुआती कारोबारी सत्र में तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया, और उसके बाद से दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 1% से भी नीचे कामकाज करता हुआ। सर, IT शेयरों का क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? जैसे HCL टेक के नतीजे आए, जैसे TCS के नतीजे आए, क्या यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, या फिर जो आपका पहले स्टैंड था कि अभी दूरी रहनी चाहिए तो दूरी बना करके चलनी चाहिए? देखिए आप विपुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इससे पहले आपको IT काउंटर में बताऊं तो मैंने पहले भी कहा छलावे से बचिएगा। और छलावा ये है कि जब रिजल्ट आपकी आएगा और बड़ा बढ़िया बुल रन दिखाई देगा तो उस बुल रन पे क्या करिएगा, आप अपना स्टॉक जो फंसा हुआ उसको निकाल दीजिए, जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी बुक कर लीजिए। लंबे समय के अभी ये जो है वो सस्टेनेबल यहाँ पर इनकी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी यही रखेंगे। जैसे आपने HCL की बात की, पहले HCL की बात कर ले। इस समय HCL में जो एक मोमेंटम आया है वो बढ़िया है, और मोमेंटम का फायदा उठाइए। 1630-40 लक्ष्य आते तो पूरी तरह से बुक कर लीजिए, करंट पे भी बुक कर लेंगे तो बुरा नहीं है। आपने TCS की बात की है, देखिए TCS को मैं अगर यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लगता है उसमें भी सेम यही रुझान आपको देखने को मिला। पहले मोमेंटम अच्छा था, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सेम विप्रो के साथ अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है 580 के लेवल ही बेहतर थे। इन लेवल्स पर बाय की तो बिल्कुल मत सोचिएगा। इन्फोसिस पे भी अगर 1800 के लेवल आ जाते हैं तो एग्जिट करने की सोचिएगा। फिलहाल अभी IT काउंटर में बहुत बड़ा बूम आने के चांसेस नहीं है, और जो है रिजल्ट की वजह से अपसाइड की कैंडल मिल रही है, उस कैंडल को जलाइए और अपना प्रॉफिट बुक करिए और फिर बुझाकर बाहर बैठाइए।
चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और अगली कंपनी अब जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, वो है इरिडा। इरिडा के भी नतीजे आए हैं और नतीजे जो है आपको बता दें कि पहली तिमाही का मुनाफा 30% बढ़कर के 384 करोड़ रुपए रहा। तो नतीजे काफ़ी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। आय पिछले साल के मुकाबले 32% बढ़ गई है और ये 1510 करोड़ रुपए रही। वहीं अगर कंपनी के आपको बता दें जो लोन बुक में भी करीब 34% का इजाफा देखने को मिला और 63,207 करोड़ रुपए कंपनी की ये लोन बुक की जो कर्ज वितरण हुआ है वो देखने को मिली है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से नतीजों के बाद बाय रेटिंग दी गई है और इन लेवल्स पर भी बाय रेटिंग आ रही है। इस शेयर में 1 महीने में 65%, 6 महीने में 141% और पूरे साल भर में 390% की तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। और आज हम देख रहे थे कि 4% से ज़्यादा की तेज़ी इरिडा के शेयर में देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है तो 4.25% ऊपर ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर 300 रुपये पे 32 रुपये का आईपीओ आया था, 300 रुपये पहुँच गया, आज 300 का लेवल क्रॉस हो गया और कितनी तेज़ी बाकी है। बहुत लोगों के सवाल भी हैं, बहुत लोग लेना भी चाह रहे हैं। क्या इन लेवल्स पे भी क्या खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी, और जो लोग लोअर लेवल पे लेकर के बने हुए हैं उन्हें कहाँ तक ये रैली जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए विपुल जी, इरिडा में तो अब कुछ भी प्रेडिक्ट करना ना बड़ा अजीब सा हो गया है, क्योंकि जब प्रेडिक्ट करते हैं कि टारगेट बढ़ जाएगा तो वो अचानक से उस टारगेट को एक दिन में अचीव कर लेता है। जब सोचते हैं कि थोड़ा मुनाफा वसूली कर ले तो नई न्यूज आ जाती है, उसकी वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। फिलहाल नए लोगों के लिए तो ये कहूंगा कि भाई देखो, उछल कर पकड़ने की कोशिश मत करो, गिर जाओगे, चोट लग सकती है। लेकिन जिनके पास है उनके लिए जरूर भरोसा है कि बढ़ेगा। 330 रुपए के लक्ष्य हैं। फ्रेश बाय के लिए अगर देख रहे हैं नए लोग, ये नहीं कहूंगा कि भाई नए लोग बाय मत करो, लेकिन 270 265 के आसपास अगर मिलता है तभी बाय करने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। और अगर आप करंट लेवल पर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा अग्रेसिव होगा। तो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। 330 के लक्ष्य तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, उन लेवल्स पर आता है तो उसके बाद नए टारगेट के लिए देखेंगे कितनी जल्दी आ पाता है। अगर जल्दी आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, अगर धीरे धीरे आएगा तो फिर स्टॉक चलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी अभी है, लेकिन फिलहाल स्टॉक तेज है, उसको स्वीकार करें, अभी और बढ़ सकता है, 330 के लक्ष्य आ सकते हैं। 330 तक के लक्ष्य यहाँ पर आ सकते हैं। बिथिन बोस जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, चुन चुन के सेगमेंट में 5 ईयर प्लस का भी व्यू के साथ का स्टॉक बताने की कृपा करें। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत लोगों का फायदा होगा। सर वेल्थ क्रिएशन की क्या बात करें, अभी आरवीएनएल का जिक्र रवि जी कर रहे थे, उन्होंने किस भाव पर दिया और किस भाव पर अभी चल रहा है, तो वेल्थ क्रिएशन तो वहाँ पर भी हुई और ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। तो अगर आप निवेशित रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर अच्छे जो है लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और आज भी हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी शेयर रिकमेंड किए जाएं, रवि जी की भी कोशिश रहती है, वो शॉर्ट टर्म के टारगेट जरूर रहते हैं पर फंडामेंटली कंपनियाँ अच्छी होती हैं, उसको अगर आप लंबी अवधि के लिए भी रखेंगे तो भी वो आपको खराब रिटर्न नहीं देंगी। चलिए, इस बीच 2250 के आसपास दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही कार्यक्रम को और आगे और लोगों तक पहुंचाते रहिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहां पर क्या खबर निकल के आई है। सीएट, खाली ये सीएट से जुड़ी खबर नहीं है, ये पूरी टायर कंपनीज को लेकर के खबर है। और टायर कंपनीज पे मुझे याद है रवि जी के साथ मैंने 2-3 शो जो है स्पेशल किए थे और अब दोबारा यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर यहाँ पर यह है कि टायर कंपनियाँ जो तमाम जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं और ख़ास तौर से जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें जो है सीएट ने कहा है कि वो 1 से 2% की बढ़ोतरी का उन्होंने ऐलान कर दिया है, वो जल्दी करेंगे। अपोलो टायर्स ने 1 से 2.5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एमआरएफ ने 2 से 7% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से, जैसे ट्रक के पहियों की कीमतें अलग तरीके से बढ़ेंगी, कमर्शियल तो की ग्राफिक्स में मैंने सारी चीज़ें मेंशन नहीं की है। और सोमवार को जेके टायर में आज हम देख रहे हैं कि 8%, अपोलो टायर्स में 4%, एमआरएफ भी 1% से ज़्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरे जो है टायर पैक के अंदर काफ़ी शानदार रैली है। और सीएट की अगर बात करें तो सीएट में तो और ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है और ये 5-5.5% के आसपास की मजबूती जब खबर हमने बनाई थी तब देखने को मिल रही थी। और अभी की बात करें तो करीब 5.25% ऊपर जो है सीएट का शेयर ट्रेड करता हुआ। सर आज टायर कंपनियों का दिन है, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है सभी के अंदर, वो चाहे सीएट हो, चाहे एमआरएफ हो, चाहे अपोलो हो। आपकी राय क्या होगी सर, टायर कंपनियों की ये जो रिकवरी है ये क्या कंटिन्यू रहेगी कुछ दिन तक?
देखिए, क्रूड ऑयल प्राइसेस का सपोर्ट मिल रहा है, प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल हैं और उसका एक फायदा भी मिल रहा है। दूसरी तरफ है कि आपने न्यूज़ भी बढ़िया दी है, तो एमआरएफ को लेकर के कई पहले सवाल होते थे और एमआरएफ पे बहुत कम लोग निवेश करते, पैनिक होते थे। पैनिक होने की जरूरत नहीं होती और देखिए उसका फल कैसे मीठा निकल कर आ रहा है और तेजी से स्टॉक बढ़ रहा है। तो एमआरएफ, सीएट, जेके टायर, अपोलो टायर, इन सबको अभी होल्ड करके रखिए। कंटिन्यू यहां से देखते तो 5% की इमीडिएट रैली आपको देखने को मिल सकती है, तो यहां पर अभी बने रहें। फ्रेश बाय के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है जेके टायर थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे टायर सेक्टर पे अगर देखते हैं तो पोजीशन यहां पर होल्ड करके रखिए। 5% अपसाइड का मोमेंटम है जी। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई जेके टायर में भी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, ये सलाह निकल करके आती हुई। चलिए, अब जो है अगली कंपनी का रुख करते हैं और जरा एक और पीएसयू कंपनी की बात कर लेते हैं, एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया का खबर ये है कि घाटमपुर पावर प्लांट जो है इसका कमर्शियल उत्पादन जो है वो इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई से शुरू हो जाएगा। दूसरी और तीसरी जो यूनिट है, इनकी 3 यूनिट है टोटल घाटमपुर के अंदर, ये कानपुर के पास का इलाका है। इसका उत्पादन नवंबर 2024 और मार्च 2025 में शुरू होगा। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात है, मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो ये कहा गया है घाटमपुर प्लांट से बिजली का जो उत्पादन होगा उसको बेचने में कंपनी के मुनाफे में 500 से 600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी बढ़त होती है तो निश्चित रूप से ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। आपको बता दें कि इस प्लांट में कंपनी ने करीब 19,406 करोड़ रुपए का कंपनी का निवेश रहा है और वहीं यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ ये प्लांट जो है जेवी की करके बना है, जिसमें कि 51% हिस्सेदारी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की है। और कंपनी के शेयर में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो चुनिंदा पीएसयू शेयरों में ये भी शामिल, जिसमें कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की तेज़ी, करीब 4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 23%, पिछले अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो करीब 150% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सर, एनएलसी इंडिया कैसे देख रहे हैं आप इसे? अच्छी खबर है और उस खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मोमेंटम थोड़ा आगे बढ़ चुका है और बहुत तेजी से अपसाइड के लिए गया है, तो थोड़ा सा अगर करेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा करेक्शन मैं हमेशा देखता रहता हूँ स्टॉक पे, जिसपे अग्रेसिव कूदना होता है उस पे जाता हूँ। फिलहाल स्टॉक अच्छा है। एक बार को इन लेवल्स पर एक ये भी खास बात है कि डबल टॉप बन रहा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख ले। अगर डिप पे 2-3% का करेक्शन आ जाए तो वहां पर फ्रेश एंट्री बनती है। पोजीशन जिसने होल्ड कर रखी है उसको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल लॉन्ग टर्म पे अपसाइड पे 16-17% का साल का रिटर्न मिल जाएगा। चलिए, इस बीच जो है अजय सिंह जी कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर को मेरा दंडवत प्रणाम। आपको भी नमस्कार सर, दंडवत प्रणाम मेरी तरफ से भी है। कह रहे हैं आप दोनों की वजह से मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है। और अब ये बताइए कि रवि सर का क्लाइंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसके बारे में जानकारी जो है वो रवि जी देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप देखिए सर, आपके कितने प्रशंसक हैं, लगातार लोग आपके जो है ग्राहक बनने के लिए तैयार हैं, तो आप जो है बीच बीच में बताते रहिए कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही। चलिए, आज एक और खास सेगमेंट हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन पहले जरा एक दो सवाल फटाफट ले लेते हैं ताकि जो है कुछ और सवालों के उत्तर मिल जाएं और लोगों की नाराज़गी थोड़ी कम रहे। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जो है वो एसपी एवरीथिंग के नाम से इन्होंने बताया हुआ, कह रहे हैं सर आप दोनों को राधे राधे, आपको भी राधे राधे। कह रहे हैं कि 1 महीने से सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल नहीं लिया जाता। पीएनबी के 250 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 126 के भाव पर। तो पीएनबी का अगर अभी हम देखें कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है पीएनबी के अंदर, तो अभी 126 पे लिए 120 का भाव देखने को मिल रहा है। आज अच्छी रैली है, लेकिन हाँ, बैंकों ने थोड़ा सा बीच में सुस्ती दिखाई, उसका असर सबके पोर्टफोलियो में पड़ा है जो लोग भी बैंकों पर दांव लगाते हैं। पीएनबी सर कैसा लग रहा है आपको? 5-6 रुपए के नुकसान में है ये। देखिए सर, 1 महीने पहले अगर मिल गया होता तो शायद हो सकता है कि मैं यही कहता कि आपका 5-6 रुपए बच जाता, लेकिन कोई बात नहीं। पीएनबी तब भी निकालना था और अब भी निकालना है, आगे भी आगे निकालना ही निकालना है। इसको खरीद के तो नहीं रखना है, किसको ले सकते हैं यहाँ पर। हालांकि मैं एक स्टॉक मैंने अभी चुन चुन के स्टॉक के लिए रखा हुआ था, लेकिन आप क्यों लीक करवा रहे हो विपुल जी, ये मुझे समझ नहीं आ। कोई बात नहीं, बाद में बता दीजिएगा सर।
तो बस चुन चुन का वेट करिए और उस पर हम आपको एक स्टॉक बताने वाले हैं जिसपे आपको पीएनबी अगर आपने बाय कर रखे तो आपको उस पर जरूर जाना चाहिए। चलिए, तो ये थोड़ी देर आप लोग और वेट करिए, बस ज़्यादा समय नहीं रह गया है। लेकिन इस बीच फटाफट एक दो सवाल बस लेकर के फिर म्यूचुअल फंड पे एक हमारी स्टोरी है वो हम आपको दिखाते हैं। वंशिका चेटवानी जी कह रही हैं, राधे राधे सर जी, आपको भी राधे राधे। एक साइड के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 568 रुपये के भाव पर, कह रहे हैं क्या व्यू रहेगा, प्लीज़ बताएं कब तक होल्ड करें। और रश्मि जी का भी एक प्रश्न आया था, वो उनका भी सवाल बैटरी पे था, एवरेडी के ऊपर उनका सवाल था कि अभी क्या करना चाहिए। एक्साइड, एवरेडी, इन पर क्या व्यू है, क्योंकि अब बहुत जगहों पर बात ईवी की हो रही है, ऐसे में इन कंपनियों का भविष्य कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन एक्साइड काफी चल चुका है और एवर रेडी थोड़ा कम चला है। एवर रेडी इस समय 485-90 के पास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा और ये अपसाइड में 100 रुपए से 80 रुपए का मोमेंटम करंट लेवल से दिख सकता है, यानी 580 रुपए तक टारगेट जाता हुआ नजर आएगा। एक साइड ऑलरेडी 561 रुपए 62 रुपए पे चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। फ्रेश बाय के हिसाब से देखें तो 550 535 के बीच में बाय बनता है, लेकिन एवर रेडी में टारगेट ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एवर रेडी को फ्रेश अभी लेके चला जा सकता है। 550 580 के लक्ष्य आते हैं तो एक बार मुनाफा वसूली कर लीजिए। आईआरबी इंफ्रा कैसा लग रहा है सर आपको? गोपी पटेल जी जानना चाह रही हैं, उसके बाद फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। करें कि लॉन्ग टर्म व्यू के लिहाज से आईआरबी इंफ्रा अभी कैसा लग रहा है? अच्छा स्टॉक है, 75 78 के टारगेट जल्दी आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, तो फिलहाल तो होल्ड कर लीजिए। चलिए अब जरा रुक कर लेते हैं एक और खास सेगमेंट का, जिसमें कि हम आपके लिए आज आईपीओ सेगमेंट लेके नहीं आए, लेकिन एक अच्छी जानकारी लेकर के आए। म्यूचुअल फंड आखिर में क्या खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड कहां पर दांव लगा रहे हैं, और ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि शेयरों में एक अच्छी चाल देखने को मिलती है। तो जरा एक एक करके वो तमाम आंकड़े लेकर के आइए जो कि निकल करके आए हैं। म्यूचुअल फंड ने किन शेयरों में फ्रेश एंट्री ली है? एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इंडस टावर, बर्जर पेंट्स, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एसआरएफ, शारदा मोटर, शामी होटल के अंदर एंट्री ली है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने शारदा मोटर के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं एसबीआई और एचडीएफसी दोनों ने ही एंट्री ली है। तो दो तीन जो कॉमन नाम निकल करके आ रहे हैं, वो एक तो निकल करके आ रहा है कि जिसमें हम देख रहे हैं क्राफ्ट्समैन का नाम सामने निकल करके आया है, निपॉन ने लिया हुआ है एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज में, आईआरसीटीसी में, एशियन पेंट्स के अंदर, कोटक ने किया है एक फार्मा कंपनी, एक बैंक पकड़ा इन्होंने करूर व्यासा बैंक, और एक हैवेल्स इंडिया जो कंज्यूमर ड्यूरेबल की स्टोरी जो देखने को मिल रही थी और गर्मी की चलते लगातार बिक्री बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को खरीदा है, ग्लोबल हेल्थ और विप्रो यहाँ पर इन्होंने खरीदारी यहाँ पर की है। ये है निपॉन का और बाकी म्यूचुअल फंड की तरफ से। एक्सिस ने खरीदा है इंडस टावर बड़ा कॉमन नाम निकल करके आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आदित्य बिरला की तरफ से भी यहाँ पर खरीदा गया है इंडस टावर को। इसके अलावा जो है एक्सिस ने खरीदा है गुजरात फ्लोरोकेमिकल, आरती इंडस्ट्रीज़, श्री सीमेंट, कैनरा बैंक आदित्य बिरला की तरफ से खरीदा गया है। मीरा म्यूचुअल फंड की तरफ से कल्याण ज्वेलर्स, सनसेरा इंजीनियरिंग में खरीदारी की गई है। सर दो चार जो यहाँ पर कॉमन नाम दिखाई दे रहे हैं, उनमें आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता हुआ दिखाई दे रहा है? अब क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से हमने देखा कि खरीदारी की गई है, इसको जरा साइड में, गेल के अंदर खरीदारी की गई है, भारत फोर्ज है, रामको सीमेंट है, क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड के कुछ नंबर है, हम चाहेंगे कि इसको साइड में ग्राफिक्स आप लोग चलाते रहिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो नोट कर सके कि म्यूचुअल फंड किस शेयरों में फ्रेश एंट्री ले रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग डेटा सर आप इसे मान रहे हैं, और ये जो फ्रेश एंट्री ली गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से, इनमें से कुछ ऐसे शेयर हैं जो आपको भी अच्छे लग रहे हो? देखिए विपुल जी, आपने बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि देखिए संदीप टंडन के विश्वासघात के बाद से लोगों को डर पैदा हो गया है और अभी हालांकि वो इंक्वायरी चल रही है, लेकिन फिलहाल मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे इनमें कोई भी स्टॉक अच्छे नहीं लग रहा है। ये मेरी पर्सनल अपनी वो है। इंडस टावर को अगर मैं देखता हूँ तो जरूर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, अपसाइड का मोमेंटम लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं लग रहा। बर्जर पेंट को अगर देखते हैं तो उसमें भी बहुत, चूंकि टायर इंडस्ट्रीज और यहाँ पर क्रूड ऑयल का एक प्राइसेस का अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। बाकी शारदा मोटर को देखते हैं तो शायद म्यूचुअल फंड ने ही खरीदा, किसी और ने खरीदा नहीं है। करूर वैश्य बैंक, ग्लेनमार्क ऑलरेडी बहुत ऊपर है, हम अब प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं, तो एलआईसी उतना कुछ अट्रैक्ट, तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो मुझे इसमें बहुत कुछ अट्रैक्टिव स्टॉक्स नहीं दिखाई देते। म्यूचुअल फंड वालों
को लंबा सोच के लेके चलते हैं, छोटे मोटे स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत छोटा होता है। आप जब खरीदते हैं तो आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है। अगर उन्होंने खरीदा तो उन्होंने खरीदा सिर्फ 0.3% या 1% पूरे पैसे का, आप खरीदते हो पूरे पैसे का 80%। तो ये भी बहुत बड़ा फर्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरा, जैसे आपने देखा गेल की एक रिकमेंडेशन आई है, अगर आप मनी 9 के प्रोग्राम को फॉलो करते हो तो गेल तो आपने 200 रुपए पे लिया हुआ है, म्यूचुअल फंड आज ले रहा है, तो हंस लो उसके ऊपर कि हमने तो 20% पहले ही ले लिया था। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एसआईपी स्टॉक भी है, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे चुन चुन के स्टॉक में। फिलहाल जो म्यूचुअल फंड ने स्टॉक्स उठाए हैं, इन लेवल्स पर मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैनरा बैंक कैसा लग रहा है सर? अभी क्या यहाँ पर कुछ अपसाइड दिखाई दे रहा है क्या? आज 3.5-4% ऊपर है, 116-117 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर कैनरा बैंक पे ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिया हुआ है, आपके चुन चुन के स्टॉक पे भी 110 और 121 पे 2 बार मैंने दिया था। 110 वालों को तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन 121 वालों को थोड़ा नुकसान आ रहा है। एवरेज कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 145 रुपए का टारगेट है। फिलहाल अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, और स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। चलिए, स्टॉक अच्छा है, लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो ये फिलहाल नंबर्स निकल करके यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर अब हमारे एक दर्शक हैं शिमला कर जी के नाम से, कह रहे हैं रवि सर कुछ फंड रखे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है? थोड़ी देर आप रुक जाइए, और अभी चुन चुन के का सेगमेंट का ही रुक करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इस बीच बहुत लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही इंकरेज करते रहिए, ताकि नए नए तरीके से नए नए सेगमेंट्स हम लेकर के आते रहें, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, नुकसान ना हो। HBL पावर के ऊपर एक सवाल ले लेते हैं, फिर चुन चुन के का रुख करते हैं। कैलाश चंद्र जी हैं, कह रहे हैं सर जी HBL पावर 280 पर 400 शेयर लिए हुए हैं, और अभी क्या करना चाहिए? HBL पावर पे हमने बीच में खबर आई थी, और उसके बाद से शेयर को डिस्कस भी किया था बजिंग स्टॉक्स के अंदर। आज भी ऊपर है, 9% ऊपर है, 625 का भाव अब देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 280 पर लिया हुआ है। तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है सर, आपको फिर पूछने की आवश्यकता क्या है? सर HBL पावर कैसा लग रहा है आपको? 680 का टारगेट है, वो आता है तो एक बार को फिर से डिस्कस करेंगे। और आपने अच्छी जगह ले रखा है, तो अगर आप बुक करना चाहें तो 650 के आसपास, 640 के आसपास 20-30% मुनाफा बुक करिएगा। 100% तो बिल्कुल नहीं करिएगा। 680 के लक्ष्य एक बार आते हैं तो उन लेवल्स पर वापस से अपडेट लीजिएगा, फिर से वापस चर्चा करेंगे। ठीक है, 680, 650 ये टारगेट आप मन में ध्यान में रखिए। इन लेवल्स पे आने पे दोबारा अपना जो है सवाल पूछ लीजिएगा। अंकुश जी परेशान है, कह रहे हैं, और अंकुश जी जैसा सवाल बहुत लोगों का है कि सर अभी बैंक निफ्टी पे सजेशन दीजिए प्लीज़, क्या लेवल आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, और बजट के बाद क्या मार्केट में गिरावट आएगी क्या? ये सर सबके मन में ये आशंका है कि बजट के पहले गिरेगा कि बजट के बाद गिरेगा, लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं कि गिरेगा बाजार। अभी आपको क्या लगता है कि बाजार में क्या डर के रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बाजार को लेकर के? विपुल जी, एक पुराना डायलॉग याद आ गया, जो डर गया वो मर गया। मुझे ऐसा लगता है मार्केट तो हर एक दिन चलेगी, कुछ स्टॉक्स दौड़ेंगे, कुछ स्टॉक भागेंगे, कुछ स्टॉक डूबेंगे। ये मार्केट का सिनेरियो है। आपको मनी 9 के साथ इसीलिए तो बने रहना है। जिन स्टॉक्स की चर्चा करी, आप उन सारे स्टॉक्स को एक बार वापस लिस्ट बनाइए, चेक करिए जाकर। अगर उनमें से किसी स्टॉक ने आपको नुकसान दिया हो तो याद दिलाइए। टनला की बात हम लोग कर रहे थे, पहले था 5%, अब 8% है। आईओबी की चर्चा कर रहे थे, 7% अप है। जेके टायर की चर्चा कर रहे थे, 7.5% अप है। तो स्टॉक्स आपको यहां पर मिलते रहेंगे। मार्केट गिरेगा, बिल्कुल गिरना चाहिए। मार्केट अगर नहीं गिरेगा तो फिर लोग नए कैसे खरीदेंगे, आप लोग कैसे वापस एवरेज करेंगे, कैसे स्टॉक से निकलेंगे? तो मार्केट पे, लेकिन मैंने बताया ये सारा डर सोशल मीडिया का दिखाई देता है। ट्रंप के ऊपर हमला होने के बाद ऐसा लगा था मार्केट एकदम डूब जाएगा, सारे लोगों ने डर फैला दिया। सुबह से टीवी मत देखा करिए, सुबह से चुपचाप बैठ के अपना काम किया करिए। 12 से 1 बजे स्ट्रैटेजी बनाइए, और 1 से 2 का शो देखिए, जो समझ में आए वो खरीद लीजिए, जो बता रहे हैं, और स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करिए। 1-2 हफ्ते बाद टीवी को कहिए वाकई थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ हमने नहीं सुना आपको, डर कम हो गया। तो ऐसा ही बनाकर आप रखिए, ज्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है अभी मार्केट पे पैनिक भी होगा और पैनिक नहीं भी होगा। अच्छे स्टॉक बाय करिए और उसके लिए मनी 9 को फॉलो करिए। चुनिंदा शेयर जो है वो अच्छे शेयर रखिए पोर्टफोलियो में, और निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षमता से ज़्यादा खरीदिए मत, और जो आपने खरीदा है उस पर भरोसा रखिए। जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह फॉलो कीजिए। क्या स्टॉप लॉस दिए जा रहे हैं, क्या फंडामेंटल रीज़न दिए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप रणनीति बना सकते हैं। और अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के का।
चुन चुन के खास पेशकश हमारी। पहले तो पेन कॉपी उठा लीजिए आप, ताकि आप क्या लक्ष्य दिए जा रहे हैं, कौन सा शेयर है, क्या स्टॉप लॉस है, इन तमाम चीज़ों को नोट कर लें। और बाजार रूपी इस सागर के अंदर जो चुनिंदा शेयर होते हैं उसको कई सारे पैमानों पर कसने के बाद रवि जी कुछ शेयरों को रिकमेंड करते हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे रिटर्न हमारे दर्शकों ने यहाँ पर कमाए हैं। तो आइए देखते हैं कि आज उनके पोर्टफोलियो, आज उनकी जुबान से कौन से वो शेयर निकलते हैं। क्या कुछ तोहफा देना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को आप? आज कौन सी थीम पकड़ने की कोशिश की है आपने? क्योंकि मैं देखता हूं कि आप कोई ना कोई थीम पकड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। देखिए, पीएसयूज को पकड़ा है, लेकिन आज आपके पूरे प्रोग्राम से एक सबक मिला, उस सबक को मैंने आगे कंसीडर किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक दर्शक ने ये सजेशन दिया था, लेकिन आप अपना वादा जरूर याद रखिएगा, आपको लास्ट में एक शायरी जरूर बतानी है। और अरे जो आप आज तो मिस हो गया, आज 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 रहने, आज माफ कर दिए, अगले हफ्ते पक्का। आज मेरे दिमाग से ही निकल गई, सॉरी जी सर। जी, चुन चुन के स्टॉक पे आपको जो लेना है, उसमें सबसे पहला स्टॉक है गेल और दूसरा स्टॉक है पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक। पहला जो फंडामेंटल के नंबर्स पे आते हैं, तो देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे मैं हर महीने आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि आज जो चल रहा है रेट इसको छोड़ दीजिए, आगे एक महीने बाद फिर कहां चलेगा उसको देख लीजिए। आपको हर महीने इस पे करना है एसआईपी। टारगेट कितना है? मल्टी बैगर स्टॉक का नाम सुना है, वो ये बनेगा। और टारगेट, और ये जो मैं अभी आपको सामने आपको टारगेट 255 के दिखाई दे रहे हैं करंट लेवल पर, बाय की रिकमेंडेशन है, ये इमीडिएट बेसिस पे है। लेकिन हर महीने एसआईपी अगर करना है तो सारी एसआईपी बंद करके चुपचाप एक स्टॉक, दो स्टॉक मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, उन पे करते रहिए। जिसमें गेल है, टारगेट की बात करें तो 350 तक लॉन्ग टर्म लक्ष्य है, इमीडिएट बेसिस पे 255। दूसरा स्टॉक जिसपे एसआईपी करनी है, पॉकेट में फिट बैठता है, हर एक दिन आप 50 रुपए की सब्जी लाते होंगे, कुछ खर्च कर देते होंगे, उस खर्च को करिए एक दिन कम और खरीद लीजिए एक स्टॉक जिसका नाम है पीएसबी। 60 रुपए के पास स्टॉक है, खरीदते चलिए, थोड़ा 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 करके एवरेज करते रहेंगे, जब 75 आ जाएगा तो बड़ा मुनाफा दिखाई देगा। और जहां पर पैसे वेस्ट हो रहे हैं उस पैसे को सेव करिए और स्टॉक खरीद लीजिए। उस हिसाब से इस स्टॉक को बनाकर रखिए। मुझे लगता है लंबी रेस के घोड़े। और एक और खास तौर से जिन्होंने अभी पूछा था कि पीएनबी का क्या करना चाहिए, उनके लिए भी सजेशन है कि अगर आपने पीएनबी खरीदा है तो स्टॉक को काट दीजिए। पी से चेंज नहीं हुआ, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध और पंजाब नेशनल बैंक, उसमें बस पंजाब एंड सिंध बैंक ऐड हुआ है, तो आप कर लीजिए उसको ऐड। डबल क्वांटिटी मिलेगी और प्रॉफिट जल्दी आ सकता है। इमीडिएट टारगेट 75, लॉन्ग टर्म टारगेट 90 रुपीज का। तो ये दो स्टॉक्स, और हर महीने मिड में, यानी कि आज है 15 जुलाई, अगले महीने की 15 अगस्त को मैं आपको 15 अगस्त के आसपास आपको फिर से एसआईपी के दो स्टॉक दूंगा। याद रखिएगा, उन स्टॉक्स को आपको जो है वो ऐड ऑन करते रहना। चलिए, तो ये दो शेयर निकल करके आते हुए गेल पे खरीदारी करने की सलाह है। और लंबी अवधि के लिए 350 तक के टारगेट हैं, लेकिन छोटी अवधि के लिए जो लोग पैसे लगाना चाह रहे हैं उनके लिए 20 रुपये ऊपर 255 का टारगेट दिया गया है। स्टॉप लॉस 222 रुपये का रखिए और यहाँ पर जो है खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरी कंपनी जो है पंजाब एंड सिंध बैंक पे खरीदारी करके चलिए। छोटा शेयर है और यहाँ पर ऊंची छलांग देखने को मिल सकती है। 60 रुपये 62 रुपये का शेयर 75 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक स्टॉप लॉस 5-7 रुपये नीचे आपको अवश्य लगाने की सलाह दी जा रही है कि 55 रुपये पर स्टॉप लॉस रखें। और ये वो शेयर हैं जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं। जो लोग लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं रख सकते हैं। छोटी अवधि के लिए छोटे टारगेट जो है वो आपको बताए गए हैं, 75 रुपये और 255 रुपये, उसको जो है आपको फॉलो करना होगा। इस बीच अब चुन चुन के सेगमेंट को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन चूंकि अभी रवि जी ने कहा था कि एक शायरी सुनाने के लिए, और अभी अभी मशहूर शायर अनूप सिंह जी की तरफ से जो है एक शेर आया है, वो दिल कैसा जो आपसे जुदा रहे, वो दिल कैसा जो आपसे जुदा रहे, यानी कि हमारे दर्शकों से, वो दिल कैसा जो आपसे जुदा रहे, आपसे कभी जुदा रहूं ये खुदा ना करे। तो इसी बात से सर कि ऐसे ही हम लोगों का तारतम्य, ऐसे ही दर्शकों के साथ हमारा जुड़ाव ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को, आप लोगों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। और विपुल जी ने जो दिल से बात कही है वो एकदम ऐसी बात है जिससे कि शायद मेरे ख्याल से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक हफ्ते से मैं मिस कर रहा था। मैं जरूर कुछ छुट्टियों पे गया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं से जो दिल में बात थी वो एक स्पष्ट और सिंपल शब्दों में अगर कोई कह सकता है तो वो विपुल जी है जिन्होंने कही है। और फिर से हाथ जोड़ के आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मनी 9 को आप बिल्कुल आप
आप आगे चढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। 1 घंटा हो 2 घंटा हो, मतलब समय पता नहीं लगता है कैसे जो है वो बीत जाता है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं और उन सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं जिनके सवाल नहीं शामिल हो पाए हैं। सवाल ज़्यादा थे, समय थोड़ा कम था, लेकिन कल कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों को अवश्य इस कार्यक्रम में जगह मिले। लेकिन एक मार्गदर्शन बाजार को लेकर के हम यही चाहेंगे कि वो आप लोगों को लगातार मिलता रहे। कोशिश यही रहती है कि जिस तरह के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी आशंका है तो शाम को 4 बजे जुड़ जाइए प्रियंका जी के साथ मेरा सिप मेरा सवाल लेकर के। क्या कुछ वो कह रही है उनको सुनिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। हेलो मनी 9।